I mean that also disappointed to a certain extent. और दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक से एक्सिस बैंक का ऑल्दो रिजल्ट्स ठीक ठाक थे फिर भी आई थिंक द मार्केट गॉट डिसअपॉइंटमेंट. कोटक महिंद्रा में सीईओ को लेके भी इशू है. आई थिंक इट विल टेक एटलीस्ट अनदर मंथ और टू बिफोर वी नो एज टू हु द न्यू सीईओ वुड बी. तो वहाँ पे केवल आई थिंक मार्केट्स आर आई थिंक डिसेंटली सेटिस्फाइड विद आईसीआईसीआई बैंक, बट माय पिक वुड बी एचडीएफसी बैंक फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बैंक. और आईटी स्पेस पे आपका क्या व्यू है अमरीश सर, क्योंकि आईटी स्पेस के नंबर्स ठीक ठाक रहे. इन्फोसिस की ने गाइडेंस में थोड़ी कटौती की है ऑन द हायर साइड ऑफ द बैंड दे हैड गाइडेड फॉर, पर ओवरऑल अगर देखें हम लो एक्सपेक्टेशन के साथ ही आईटी स्पेस को देख रहे थे, ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, पर वो उम्मीद पे खरे उतरे. सो इज दिस द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक्स, लार्ज कैप्स, या फिर आप कहेंगे कि मिड कैप स्पेस इज बेटर? Yeah, in fact, I was waiting for a while to get into IT, but then we have been closely following the IT space. I mean, for a buying opportunity. तो मैं अभी बोलूँगा कि it's better to buy into the index or some IT specific mutual funds. जो individual stocks है, I think one can wait at least for at least a quarter more. क्योंकि यहाँ पे ये पता करना important है कि which are those IT companies, whether large cap or the mid caps, which will be able to shift to the AI I mean sector. I mean as soon as possible, and as to whether they can actually. तो ये एक पता करना है. I mean, see, this will happen over the next foreseeable 2 to 3 years. But at least as of now, थोड़ा बहुत तो guidance मिल सकता है as to which are the ones which should be first to adopt. Okay. So I think from that point of view, maybe wait for a quarter more, get that clarity, and then buy into individual stocks. But as of now, from an overall valuation perspective, मैं बोलूँगा pick up the index or any of the IT specific mutual funds. फार्मा एज अ स्पेस में हमने काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखा, लेकिन फिर आई टैरिफ की खबर कि 2028 में 100%, 2029 में 200%. बात तो बहुत आगे की है, लेकिन मार्केट्स ने रिएक्ट किया. लेकिन आज के बाजार में जब मार्केट प्रेशर में है, दबाव में है, फिर से एक बार एज अ डिफेंसिव फार्मा स्पेस प्ले आउट कर रही है, और फार्मा के कुछ स्टॉक्स जो है वो अच्छे खासे हरे निशान में कामकाज करते हुए. रोहित सर, ये बताइए कि फार्मा स्पेस अभी भी आपको अच्छा लगता है एज अ डिफेंसिव? हाँ, मैं मानता हूँ कि जो ब्रेकआउट हुआ था फार्मा इंडेक्स में अप्रैल के महीने में हम लोग ने 23,400 का आंकड़ा जो है निफ्टी फार्मा इंडेक्स में पार किया, उससे काफी ऊपर हम लोग चल रहे हैं. इस गिरावट में भी ज्यादा हम लोग गिरावट देख नहीं रहे हैं फार्मा के स्टॉक्स में. तो आई थिंक दिस इज ओनली अ पुल बैक इन एन अप ट्रेंड. ओवरऑल जो अपवर्ड ट्रेंड फार्मा में बना है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिगड़ा नहीं है और इंटैक्ट है, और शायद खराब बाजार में भी आउट परफॉर्म करेगा. तो अपना डिफेंसिव होने का काम पूरी तरह निभा रहा है. So what to buy in pharma space? अब मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स तो नहीं बता सकता, बट आई थिंक मिक्स ऑफ स्टॉक्स जो कि अभी भी हैं. ऐसी मोस्टली लोगों का कंसर्न जेनेरिक्स के आसपास आता है, बट आई थिंक वो कंपनियां भी अच्छा ही कर रही हैं. कहीं पे बहुत ज्यादा गिरावट से 2-4 शेयरों में देखी गई. बाकी सब में हमने कहीं पे बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं देखा जो प्रोड्यूसर्स है. तो जनरली ओवरऑल फार्मा सेक्टर अच्छा ही है. मैं बड़ी कंपनियों को थोड़ा अवॉइड करता हूं क्योंकि उनके रिटर्न्स जो हैं हिस्टोरिकली धीमे रहे हैं. बड़ी कंपनियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला है, इनको अवॉइड करते हैं. और उसके बाद जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आते हैं उन पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है. चलिए बात करते हैं कुछ हैवी वेट्स की. उसमें रिलायंस सबसे ऊपर आता है, और रिलायंस में हमने थोड़ी बहुत रिकवरी देखी है. हरे निशान में अब रिलायंस कामकाज करते हुए, निफ्टी को कहीं ना कहीं सहारा देते हुए. पर आज 52 हफ्ते का न्यूनतम स्तर यानी कि 52 वीक लो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने छुआ है. सो अमरीश सर, रिलायंस पे आपकी क्या राय होगी? नतीजे तो ठीक ठाक रहे थे, उसके बाद हमने एक दबाव देखा था. सो व्हाट टू डू इन रिलायंस नाउ? 1279 के आसपास का लेवल है. No, I think at these levels, from a longer term point of view, ले सकते हैं. यहाँ से downside काफी minimal है. And like you rightly said, जो earnings आए थे better than expected थे. और दूसरा जो major trigger आएगा यहाँ पे, it will be a IPO. जियो का जो IPO है, I think that's a big trigger. So at these levels, even a safe investor can look to buy Reliance. And what about L&T, sir? L&T, I mean, has been my like evergreen buy. I think I mean any sort of a correction you see, you should buy L&T. और जब भी ये वॉर रुकेगा,
L&T would be one of the first flyers in this market क्योंकि जो भी रिकंस्ट्रक्शन काम रहेगा, I think L&T would be one of the front runners. आज एक और स्पेस जो जिसको हम बोलते हैं बकिंग द ट्रेंड है, वो है एफएमसीजी स्पेस। नंबर्स भी ठीक ठाक ही आए थे, नेस्ले के नंबर्स हमने देखे और बाकियों के नंबर आना अभी बाकी है, पर दिस स्पेस इज़ ऑल्सो होल्डिंग अप। प्रीमियम पे हमेशा ट्रेड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार को इस समय सहारा देते हुए। सो रोहित जी, एफएमसीजी स्पेस में आपका व्यू क्या बन रहा है इस समय? सो इट हैज अगेन हेल्ड आउट। सी लॉन्गर टर्म के लिए तो मैं ये बोलता हूँ कि जब भी ग्रोथ फेज आता है तो आई अवॉइड एफएमसीजी, क्योंकि उसके रिटर्न्स जो हैं वो मार्केट से कम ही रहते हैं जी। बट जैसे डिफेंसिव एनवायरनमेंट है उसमें वो कहीं ना कहीं गिरता कम है, और इसलिए उस हिसाब से इट इज़ अ गुड डिफेंस टू हैव समटाइम्स। अब वो चॉइस करना पड़ेगा कि हम अपने आप को किस बाजार में मान रहे हैं कि इज इट अ डिफेंसिव मार्केट और नॉट। बट मैं अगर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को देखूंगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। 57,000 सॉरी 48,000 के आसपास आई थिंक दैट्स क्लोजर टू द बॉटम, और वहां से कहीं ना कहीं 52,000 या 54,000 की तरफ जा सकता है। सो देयर इज डेफिनेटली एन अपसाइड। अगर मैं 1 या 2 महीने का व्यू लूं विच इज मोर शॉर्टर टर्म, एक मीडियम टर्म ट्रेड तो जरूर बन सकता है एफएमसीजी स्टॉक्स में। अमृतसर, अगर हम न्यू एज कंपनीज की बात करें, उनके नतीजे काफ़ी अच्छे रहे और बेहतर रहे। जो नई लिस्टिंग्स भी थी और जो डिफरेंट वर्टिकल्स में भी है। सो न्यू एज कंपनीज में आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? सबसे ज़्यादा पसंद है इटर्नल, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने इवन क्विक कॉमर्स का जो विंग है, आई मीन द वे दे हैव टर्न अराउंड, क्योंकि जब उन्होंने टेक ओवर किया था ब्लैंकेट, द स्टॉक हैड करेक्टेड मेजरली, क्योंकि लोगों को डाउट था वेदर I mean the promoters will be able to turn it around. But जिस हिसाब से टर्न अराउंड किया है faster than expected, and I think that is there to stay at least for the foreseeable, the next 8 to 10 years or maybe more. तो मुझे लगता है कि the sort of a growth which this company will see over the next few years will be mind-boggling. So at these levels, after the sort of a move which we have seen, यदि आप long term का बात करें तो I think you should still buy. आज इटर्नल में 3% की गिरावट है। स्विगी भी आज करीबन 5% नीचे है, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है वो फूड डिलीवरी बिजनेस में अपना प्रवेश कर रहा है, तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। वो भी एक खबर है। और स्विगी को लेके जो खबर है वो ये है कि प्रपोज्ड फॉरेन ओनरशिप कैप जो है कुड ट्रिगर पैसिव इंडेक्स आउटफ्लोज। सो स्विगी आज करीबन 5% नीचे ये स्टॉक कामकाज करते हुए, इटर्नल में भी आज 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। बट जैसे कि सर ने कहा, अमरीश सर ने, सो इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म टाइम बाय एज फार एज द इटर्नल इज कंसर्न्ड। चलिए कुछ और सेक्टर्स को देखते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक तो आईटी है, जहाँ पे साइंट, एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। नतीजों के बाद एक अच्छा मोमेंटम इन स्टॉक्स में बना हुआ है। ओएनजीसी, क्योंकि ब्रेंट में काफ़ी तेज़ उछाल देखने को मिला है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अपस्ट्रीम कंपनी से पड़ता है। तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, दे आर होल्डिंग अप क्वाइट वेल। यहाँ पे क्या करना चाहिए रोहित? तो आप ऑयल कंपनियों की बात कर रहे हैं जी। सो इट्स अ ट्रिकी स्पॉट, क्योंकि इसमें तेल के भाव से काफी कोरिलेशन पकड़ में आता है। अगर मैं समझूं कि तेल के भाव यहाँ पे नहीं रुकेंगे, शायद यहाँ से भी 10, 15, $20 और ऊपर जा सकता है। ओके। तो क्लियरली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो आउट हो जाती हैं, और जो दूसरी तेल की कंपनियां भी इंडिया में, बिकॉज द एंटायर ऑयल मार्केट इज कंट्रोल्ड, अनलाइक यूएस जहाँ पे अगर तेल का भाव बढ़ता है तो आप ऑयल एंड गैस स्टॉक्स को खरीदते हो, भारतीय बाजार में कहीं ना कहीं उसका उल्टा असर हो जाता है। तो इसलिए आई एम नॉट सो श्योर कि आउटराइट तेल कंपनियों के पीछे भागा जाए, बट हायर ऑयल प्राइसेस कैन बेनिफिट स्टॉक्स लाइक एनजीसी, रिलायंस, इन लोग को कहीं ना कहीं लाभ भी हो सकता है। सो दे कैन एक्ट एज अ डिफेंसिव। इनफैक्ट मार्च अप्रैल में भी जब वॉर पूरी तरह चल रही थी, आपने देखा कि ओएनजीसी का स्टॉक एक्चुअली ऊपर गया था, नीचे नहीं गया था। सो दैट्स अ पोटेंशियल केस। अगर तेल का भाव बढ़ता रहता है तो सम ऑफ द ऑयल स्टॉक्स कैन एक्चुअली होल्ड आउट, बट नॉट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बिकॉज दे आर मोस्ट अफेक्टेड बाय हायर ऑयल प्राइसेस।
रोहित, छिपना कहाँ है? आपने एक तो हेजिंग स्ट्रेटेजी बता दी कि अपने पोर्टफोलियो को हेज करिए, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स जहाँ छिपने की जगह है इस वोलेटाइल एनवायरनमेंट में? तो आपने फार्मा एक सेक्टर तो हाईलाइट किया, बट मैं कुछ सेक्टर्स बताता हूँ जो हम लोग कह रहे हैं जहाँ पे अक्यूमुलेशन किया जा सकता है, जो शायद इस स्थिति में कामकाज करें। एक तो ऑफ कोर्स एनर्जी सेक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी का डिमांड जो है कहीं भी जाने नहीं वाला है। एंड इनफैक्ट ये इस एंटायर वॉर ने कई लोगों की आंखें खोल दी कि हमें एनर्जी सेक्टर पे निवेश भी करना है, उसको ग्रो करना है। सो देयर इज अ गवर्नमेंट एंगल एंड इंटरेस्ट। सो आई थिंक एनर्जी स्टॉक्स कैन होल्ड आउट इस क्राइसिस में भी और इस क्राइसिस के बाद में भी। सो दैट इज वन सेगमेंट। दूसरा है कहीं ना कहीं कमोडिटी और एग्रो साइकिल को लेके और तेल को भी लेके जो भी एंगल हम लोग लें। सो आई एक्चुअली लाइक शुगर स्टॉक्स। Okay. So sugar as a individual segment within agro commodities in general अच्छी लग रही हैं, but agro में फिर कौन से stocks पे focus किया जाए, that requires a deeper insight. But sugar is one of the clear ones जहाँ पे बहुत सारे stocks इंडिया में available भी हैं, और जहाँ पे ethanol का भी एंगल है। तो कई अलग अलग एंगल से I think sugar is one sector that looks good. अमृतसर अर्निंग्स के बेसिस पे हाउ आर यू पोजिशनिंग योर सेल्फ? क्योंकि लार्ज कैप्स ने ज़्यादा डिसअपॉइंट ही किया है, मिड कैप्स में बेटर अर्निंग्स रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वुड यू प्रेफर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ओवर लार्ज कैप्स, और इट्स द अदर वे अराउंड? जय बाउंस बैक होगा। आई थिंक मिड कैप्स एंड आई मीन शुड परफॉर्म बेटर देन द लार्ज कैप्स, एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म. So in fact, I would go with some of the auto ancillaries in the mid cap, pharma, and even in the BFSI space. I would surely look at also the smaller private sector banks. मैंने पहले HDFC बैंक का बात किया था, which is huge large cap, but there also I would look at possibly some of the mid-sized private sector banks. आपने ऑटो एंसिलरी की बात की सर, और ऑटो के अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे अमृतसर। आप बजाज ऑटो के नतीजे बहुत अच्छे रहे, TVS मोटर्स के नतीजे बहुत अच्छे रहे, और एक अच्छा मूव भी हम देख चुके हैं। सो टू व्हीलर एज अ स्पेस इन टाइम्स जब हम मॉनसून डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो भगवान आज थोड़ा मेहरबान हो गए हम पे, तो बारिश हो रही है, पर टू व्हीलर स्पेस आपको कैसा लगता है? No, two-wheeler space again, possibly looking at the rural demand, which should be better than जो हम लोगों ने forecast किया था 1-2 महीने पहले. It should be better than that. So I would surely go in, with something like a TVS, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि earnings also have been consistently been good. Monthly numbers have been better than expected. So TVS is one stock which I'll go in for. Rohit, the bond yields are surging. Dollar index is also near 101. इसका आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? नहीं, तो यही हमारा कारण है कि कहीं ना कहीं हमें रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। सी ऑलरेडी बिकॉज आवर मार्केट हैज ऑलरेडी बीन थ्रू 2 years ऑफ बेयर फेज, हम लोग सोच रहे कि कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो कम हो, बट इसको पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर 100-101 के पार जाता है तो उसका करेंसी मार्केट्स पे इफेक्ट आता है, बॉन्ड यील्ड्स पे भी इफेक्ट रहता है। इनफैक्ट बॉन्ड यील्ड्स का इफेक्ट डॉलर पे आता है। सो दैट इज द मेन कंसर्न। और सब कुछ तेल से ही शुरू हो रहा है कि तेल का भाव बढ़ रहा है तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है तो डॉलर बढ़ रहा है। सो इट्स नॉट अ गुड साइन कि हम लोग 100-100.3 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर ब्रेकआउट बनता है और फिर दैट ओपन्स अप वे टू 102-103 इनिशियली, और उससे भी ज्यादा अगर हो सकता है तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा। बट ये ब्रेकआउट जो है डर पैदा करता है कुछ हद तक कि इंस्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं। तो डॉलर इंडेक्स इज नॉट गिविंग अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर श्योर। अमृतसर मिड कैप स्पेस में एक स्टॉक जो आपको बहुत पसंद है, विच यू लाइक एंड यू हैव इनिशिएटेड ऑन दैट? Which one? In which thing? मिड कैप स्पेस। मिड कैप स्पेस में तो काफी स्टॉक्स है वैसे. Then I mean, see, I've been recently been bullish on specialty chemicals. तो उसमें से one stock which I've been recommending is Vinati Organics. वहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस बनता है about 1,800 का.
Again, triggers हैं, their expanded capacities would be coming into production by October. तो वो एक बड़ा trigger रहेगा. And gross margins are, I mean, industry beating 52% का gross margin है इनका. So that's one stock where I'd be positive on. और जो auto ancillaries के बारे में बात किया था, in जी. that the company called ASK Automotive, which is again a leader in two-wheeler braking system. करीब 50% market share है उनका उसमें. I mean, you look at the last 4 years, 20% CAGR है revenue का, EBITDA CAGR is 32%, PAT CAGR is 38%. वहाँ पे भी मेरा decent upside target है, but in the short term I'm expecting